हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। आज हम बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। आज सारी दुनिया में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, क्या रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा? अब व्लादिमीर पुतिन, इनके मन की बात हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। लेकिन कुछ थियरीज है, फ्रेमवर्क्स है, जैसे गेम थियरी, जियोपॉलिटिक्स। इनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसी होती है जिनको अगर हम अप्लाई करें आज की सिचुएशन में, तो जो भी चल रहा है उसका कारण क्या है और आगे क्या हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें। अब देखते हैं ये जियोपॉलिटिकल गेम क्या है। इस गेम में प्लेयर्स है, तो इनके इंटरेस्ट क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, इनके जो इंटरेस्ट है ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, क्या इक्वेशन इसमें से बाहर आएगा, और इनके इंटरेस्ट या इंसेंटिव्स, क्या इनको हम बदल सकते हैं, ये इंसेंटिव्स चेंज हो सकते हैं, और आगे चल के क्या हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा। हमारा जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्या रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, इसका जवाब भी हमको मिल सकता है। अब देखते हैं प्लेयर्स कौन है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया, व्लादिमीर पुतिन। ये सिंबल नाटो का है। सो नाटो, आप जानते हैं नाटो क्या है। एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप में, जिसमें यूएस भी है। देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स, सो आप ये देख सकते हैं। और तीसरा, यूक्रेन। अब यूक्रेन यहाँ पे सिर्फ प्लेयर नहीं है, यूक्रेन ये प्ले ग्राउंड भी है। राइट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूक्रेन का, कि वो सिर्फ प्लेयर नहीं है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका प्ले ग्राउंड भी यूक्रेन बन चुका है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि इनके कंसर्न्स या इंटरेस्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम अगर रशिया की बात करें, तो रशिया के जो कंसर्न्स है या इंटरेस्ट है, ये है जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी से निकले हैं। रशिया को बहुत डीप सस्पिशन, बिल्कुल विश्वास करता नहीं रशिया वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स पर। तो हम हमेशा हिस्ट्री में एक एक कोट हमने पढ़ा है कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी डू नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ये यूपीएससी में मेंस में ऐसे का क्वेश्चन भी था कि हम इतिहास से इतना ही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। तो इसको इवन युवाल हरारी जो हिस्टोरियन है फेमस, वो भी यही कहते हैं कि ये जो जंगल का लॉ है कि कौन सुपीरियर है, किसका डोमिनेंस होगा, यही आज हमको देखने मिलता है। तो रशिया के जो कंसर्न्स है, ये मेजरली ऐसे कंसर्न्स है जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से आते हैं। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रशिया के जो कंसर्न्स है ये एक पैरानोया है, राइट, कि जो अनजस्टिफाइड फियर है? शायद नहीं, क्योंकि पुतिन ये काफी रैशनल प्लेयर माने जाते हैं। तो देखते हैं रशिया के इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले, नाटो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, राइट। सो ये जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, या इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो रशिया के बॉर्डर्स तक, अभी यूक्रेन और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था, जो डिसइंटीग्रेट होके रशिया भी उसमें एक 15 नेशंस में रशिया भी एक कंट्री था, यूक्रेन भी था। तो अगर ये बीच में जो बफर है यूक्रेन, अगर नाटो के बॉर्डर्स यूक्रेन तक आ जाते हैं, यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, तो रशिया के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। क्यों? क्योंकि नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूरोप में लगा रहे हैं। ये ऐसा सिस्टम है कि जो रशिया से निकलने वाली मिसाइल जो है, इनको मार गिराएगा। तो आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के तहत यूएस और यूएसएसआर, इनमें एक ट्रीटी हुआ था, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट ट्रीटी। राइट, यहां पे हम बात करते हैं बैलेंस की, राइट, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो आर्म्स रेस भी था और अब स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात हो रही है। तो इसमें ऐसा है कि दोनों को इक्वालिटी या बराबर का चांस मिलना चाहिए। अब रशिया से भी मिसाइल निकल सकते हैं, यूएस से भी मिसाइल्स निकल सकते हैं, यूरोप से भी मिसाइल्स निकल सकते हैं। रशिया का ये मानना है कि अगर रशिया के आसपास हर जगह अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लग जाए, ये मिसाइल शील्ड्स लग जाए, तो रशिया से निकलने वाला कोई भी मिसाइल ये डिफेंस सिस्टम मार गिरा सकता है। तो इससे रशिया की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है पावर बैलेंस करने की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ये
कम हो जाएगी। तो ये जो रशिया का डर है, ये कोल्ड वॉर वाला ही मेंटालिटी है, बट इट्स अ रैशनल फियर, क्योंकि यूएस यही ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। नाटो के तहत यूएस रशिया के आसपास बाल्टिक में देखिए, रोमानिया में देखिए, पोलैंड में देखिए, ये जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इस मिसाइल शील्ड के इंटरसेप्टर्स वहां लग रहे हैं, रडार्स लग रहे हैं। तो इसीलिए पुतिन चिंतित है। नेक्स्ट, मार्केट फॉर रशियन गैस। अगर कल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया को ये चिंता है कि रशिया का जो गैस है, जो सबसे बड़ा इसका मार्केट है यूरोप में, तो सैंक्शंस लगने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि रशिया बेच नहीं पाएगा गैस और उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट, रशिया, ये जो हरारी जो कह रहे थे, जंगल राज की बात, राइट, कि लॉ ऑफ द जंगल, राइट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स में एक कंसेप्ट होता है कि पुतिन, मैंने इसके पहले भी एक सेशन में कहा था कि जिस तरह इंडिया में एक नाम बहुत फेमस हो रहा है, एक मूवी पुष्पा, तो उसी तरह एक टर्म है रशियन में, उसको पुष्का कहते हैं, राइट। सो दिस मीन्स मिसाइल और कैनियन कैनॉन सॉरी मिसाइल और कैनॉन। तो ये जो रशियन पुष्का है, राइट, मैं पुतिन को पुष्का ही कहूंगा अब। तो ये जो रशियन पुष्का है, आप सोचिए इसका प्रीडोमिनेंट मोटिव क्या है? सीक मोर पावर, जितना ज्यादा ताकत और इन्फ्लुएंस मिला सके दुनिया में, ये वो ट्राई करेंगे। तो यहां पे सीकिंग मोर पावर एंड एनलार्जिंग रशियन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये इनका मोटिव डेफिनेटली है। लास्टली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रशिया के पास ऑलरेडी ऑपरेशनल कंट्रोल है क्रीमिया का। मैं आपको मैप दिखाऊंगा बाद में। ये यूक्रेन का पार्ट है, टेरिटरी है क्रीमिया। सबसे पहले वो यूएसएसआर में, रशिया में ही था, बाद में यूक्रेन को गया जब रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। अभी फिर से वो रशिया ने कैप्चर किया है एक मिलिट्री एक्शन के तहत। वहां पे काफी रशियन पॉपुलेशन भी है, और ये रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट है, नेवी फ्लीट, राइट, डिफेंस सिस्टम, तो वो वहां पे क्रीमिया से ऑपरेट करता है। तो आज क्रीमिया रशिया के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। अब लॉसेस मैटर मोर, ये कंसर्न है कि रशिया के पास ऑपरेशनल कंट्रोल क्रीमिया का ऑलरेडी है। अब रशिया का जो आगे का स्टेप होगा, रशिया हमेशा ये ध्यान में रखेगा कि क्रीमिया हाथ से ना जाए। एक तो टेरिटरी मिलनी चाहिए, या जो है वो प्रिजर्व करते आनी चाहिए, राइट। रशिया को थोड़ा भी अगर शक हुआ कि कोई भी एक्शन वो लेगा और क्रीमिया अगर हाथ से जाने वाला है, तो रशिया अटैक नहीं करेगा। लास्टली, रशिया के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि क्यों रशिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा? सी, हम जानते हैं कि थियोरी में रशिया इज द फर्स्ट मूवर, भले ही वो एक्टर है, लेकिन रशिया की जो एक्शंस है वो डिपेंड करेंगी उसके परसेप्शन पे। किस चीज का परसेप्शन या किस चीज का नॉलेज? कि नाटो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूक्रेन ये क्या करेंगे अगर रशिया ने एक्शन नहीं लिया। तो ये तीनों लोगों के मोटिव क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, वो क्या करेंगे, इसका जो अंडरस्टैंडिंग रशिया को है, वही अंडरस्टैंडिंग रशिया की एक्शन डिसाइड करेगा कि रशिया एस्केलेट करेगा या डी एस्केलेट करेगा, राइट। अब हम देखते हैं नाटो का स्टैंड क्या है। आगे जाने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि नाटो जो ग्रुपिंग है, ये यूएस डोमिनेटेड है। इसमें इसका एजेंडा, अब ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुपिंग है, यूरोपियन कंट्रीज है, तो ये अपने बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स, राइट, ये लेजिटिमेट रखना चाहता है, राइट। ये नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो या किसी तरह इररिस्पॉन्सिबल वो दिखे इंटरनेशनल स्टेज पे, राइट। तो नाटो पावर तो चलाता है, लेकिन नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो आप अगर समझ सकते हैं, तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जिस तरह बारामती से ताकत चलाई जाती है कि हम पर आंच नहीं आएगी, एजेंडा हम ड्राइव करेंगे, लेकिन नाम किसी और का खराब होगा या गलती और कोई करेगा। तो ये जो टेक्निक है, सटल प्रोवोकेशन, रशिया को प्रोवोक करना है, एजेंडा खुद का इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि रशिया इरिस्पॉन्सिबल है या रशिया वायलेंट है। तो इस टाइप का प्रोवोकेशन नाटो की तरफ से हमको दिखता है। तो अब देखिए,
नाटो बोलता है कि हमारी ओपन डोर पॉलिसी है मेंबर्स के लिए। तो अगर यूक्रेन, राइट, नाटो ज्वाइन करना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रशिया का, आपको पता है रशिया का डिमांड क्या है कि नाटो ने यूक्रेन को बैन करना चाहिए। सो यूक्रेन कभी भी फ्यूचर में नाटो का मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा ऐसा रशिया को अश्योरेंस चाहिए। लेकिन नाटो कहता है कि हमारी पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें हम यूक्रेन को बैन नहीं कर सकते। दूसरा, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर्स। सो नाटो का एजेंडा है कि उनके उसके जो मेंबर्स है, यूरोप के मेंबर्स है, यूएस इज अ पार्ट ऑफ नाटो, कि किसी का भी सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और नाटो को अगेन वही प्रॉब्लम है कि जो ट्रस्ट प्रॉब्लम, राइट, कि नाटो डजंट ट्रस्ट रशिया। उनको पता है कि जॉर्जिया में रशिया ने 2008 के आसपास, तो नाटो को पता है कि रशिया किस तरह बिहेव करता है। तो नाटो को ये शक है कि रशिया को अगर आप पूरी छूट दे दो तो धीरे धीरे करके, आज पहले जॉर्जिया में रशिया आया, बाद में अभी कर्ज क्रीमिया में आया, उसके बाद धीरे धीरे ईस्टर्न यूक्रेन में आ जाएगा। तो सीरिया में नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स, इनको बहुत तकलीफ हुई पुतिन के एक्शंस की वजह से। असाद को सपोर्ट किया था पुतिन ने। तो नाटो को बिल्कुल भी विश्वास रशिया पे नहीं है, खासकर पुतिन पे। अब ये उल्टा भी लागू होता है, पुतिन को भी नाटो पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब तीसरा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयमेंट। नाटो कहता है कि मिसाइल डिफेंस तो हम डिप्लॉय करेंगे। ये क्यों करेंगे? वो बोलते हैं हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, इट इज प्योरली डिफेंसिव। ऑफेंसिव या रशिया पे अटैक करना, या रशिया टारगेटेड हमारे मिसाइल्स नहीं है, या मिसाइल सिस्टम नहीं है, डिफेंस सिस्टम नहीं है। और तीसरा वो कहते हैं इट इज मेजरली टू काउंटर द थ्रेट ऑफ ईरान। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि पुतिन बहुत रैशनल है, पुतिन समझदार है, उनको पता है कि ये जो मिसाइल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, इनके लोकेशंस ऐसे है कि इनका टारगेट दिखा वो दिखा तो रहे कि ये टारगेट ईरान है या ईरान से निकलने वाले मिसाइल्स है, लेकिन इससे रशिया को भी एनसर्कल किया जा रहा है। तो पुतिन इज वेरी रैशनल, दैट इज वाई पुतिन इज अपोजिंग दिस। लेकिन नाटो कहता है कि हम तो ये लगाएंगे। इसमें छुपा एजेंडा, हु इज द प्लेयर? सवाल तो ये है ना, प्लेयर कौन है? प्लेयर यूएस है। यूएस का जो एजेंडा है वो नाटो की तरफ से इंप्लीमेंट किया जा रहा है रशिया के अगेंस्ट। और थ्रेट परसेप्शन की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में जो थ्रेट परसेप्शन है कि रशिया को, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि नाटो को ये डर है कि रशिया कल चल के ईस्टर्न यूरोप में घुसेगा, बाकी कंट्रीज को टेरराइज करेगा, धीरे धीरे उनकी टेरिटरीज लेगा, राइट। तो ये जो डर है ये नाटो को फोर्स करता है अपने एजेंडा पे पक्का रहने के लिए और रशिया की कोई डिमांड न मानना। तो नाटो क्लियर बोल रहा है कि हम यूक्रेन को मेंबरशिप बैन नहीं करेंगे, हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये आपके लिए टारगेटेड नहीं है, तो आप इससे डरो मत। और हमको डर है कि आप बाकी टेरिटरीज यूरोप में से लेंगे। तो नाटो का एजेंडा क्लियर है कि नाटो पीछे नहीं हटने वाला। बाद में अब देखते हैं तीसरा प्लेयर, यूक्रेन। अब यूक्रेन ऐसा है कि इसको चाहिए पीस, राइट। ये तो फंस गया है बीच में, इसको चाहिए पीस। वो कहते हैं ना कि व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास विच गेट्स ट्रैम्पल्ड। तो यूक्रेन इज लाइक दैट ग्रास, वो बीच में है अभी। एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ यूएस और नाटो है। इसको सबसे बड़ा डर क्या है कि रशिया का अग्रेशन, कि यूक्रेन को पता है आज शांति है कोई बात नहीं, लेकिन इट इज जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड। कल चल के रशिया फिर से आने वाला है। सो रशिया का जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है वो यूक्रेन को डोमिनेट करने का ही है। और यूक्रेन की जो चॉइसेस है, नाटो ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गैस प्राइसिंग, रशिया की पाइपलाइंस यूक्रेन से जाती है, तो रशिया यूक्रेन को डोमिनेट करना चाहता है। तो उनको, यूक्रेन को भी लॉजिकली डर है रशिया का। दूसरा, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? हेज करने की कोशिश कर रहा है। नाटो अगर ज्वाइन करेगा तो उसको रशिया का डर इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर यूक्रेन की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो नाटो पे जाएगी, और नाटो प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नाटो को पता है कि उसकी यूक्रेन को पता है उसकी चॉइसेस लिमिटेड है, लेकिन नॉन डेविल इज बेटर। उसको पता है कि नाटो एंड यूएसए, इनके साथ जाने से एटलीस्ट ये लोग टेरिटरी गेन तो नहीं करेंगे, राइट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अटैक नहीं करेंगे। रशिया इज वेरी अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। तो वो नाटो को ज्वाइन करना ही चाहता है यूक्रेन। क्यों? क्योंकि उसको ये जो डर है इसको हेज करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब क्रीमिया का एक्सपीरियंस, जॉर्जिया का एक्सपीरियंस,
ये यूक्रेन को पता है। यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया जो रशिया अभी ऑपरेट कर रहा है। तो यूक्रेन को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना ये प्रोमिनेंट उसका ड्राइवर है। नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट। यूक्रेन में ईस्टर्न पोर्शन में, मैं अगेन मैप में आपको दिखाऊंगा मैं कि ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूक्रेन में रशियन पॉपुलेशन काफ़ी है। तो इंटरनली भी उसको तकलीफ है, इंसर्जेंसी, राइट, सेपरेटिज्म, ये प्रॉब्लम्स है, ये रशिया सपोर्टेड है। और एक्सटर्नल थ्रेट जो रशिया से आता है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट जो चाणक्य उनके अर्थशास्त्र में कहते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट अबेटेड इंटरनली, राइट, एक्सटर्नल थ्रेट विच इज अबेटेड इंटरनली। तो इस टाइप का ये थ्रेट यूक्रेन के सामने है। इसलिए यूक्रेन की चॉइस क्लियर है कि ये रशिया से दूर भागना चाहता है, नाटो के पास जाना चाहता है, और ये किसी भी तरह अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ये बचाना चाहता है रशिया से। नेक्स्ट, सॉवरेनिटी डिसीजन मेकिंग। तो उसकी जो चॉइसेस है इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी जो डिसीजन है वो रशिया इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जो यूक्रेन को पता है। और यूक्रेन इसीलिए हमने जो पहले डिस्कस किया कि उसकी स्ट्रेटेजी हमको पता है। अब ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये रशिया है, ये जो एरिया है ये कॉकेसस है, राइट, कॉकेसस। दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ रशिया। ये रशिया का सबसे वीक पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ से रशिया के ये देखते हैं कि यहाँ रशियन पॉपुलेशन काफी डोमिनेटेड है, यूक्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज ऑफ डोनेट्स एंड लुहांस्क, रशियंस यहाँ एक्ट करते हैं और काफी तकलीफ इस एरिया में यूक्रेन को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन इज रिसोर्स रिच, बहुत रिच है रिसोर्सेस में यूक्रेन। सो रशिया को वो भी एक एंगल है। प्लस नीचे ये यहाँ पे क्रीमिया दिख रहा है आपको, कर्श पेनिनसुला। तो और ये ब्लैक सी है नीचे, राइट। सो रशिया की पैसिफिक फ्लीट है। तो नाटो भी इस एरिया में आना चाहता है या यूक्रेन को कंट्रोल में लाना चाहता है, क्योंकि फिर रशिया की जो सॉफ्ट अंडरबेली है, कि जो वीकेस्ट पोर्शन है रशिया का डिफेंस के कंटेक्स्ट में, जहां से हिटलर भी वर्ल्ड वॉर के वक्त आए थे, तो ये जो एरिया है ये रशिया को एक्सपोज नहीं करना है नाटो को। सो ये सब फैक्टर्स यहाँ मैप पे दिख रहे हैं। अब हमारे सामने सवाल है कि ये कैसे काम करेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, कौन पहले एक्ट करेगा। अब आप सोचिए, नाटो तो पहले एक्ट नहीं करेगा। क्यों? नाटो को अपने चरित्र की बहुत चिंता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे नाटो ऐसी गलती नहीं करेगा कि जहां पे वो अटैकर, इन्वेडर दिखे। तो नाटो पहले अटैक करने के चांसेस बहुत कम है। यूक्रेन अटैक करेगा क्या? नहीं। अब इसमें यूक्रेन तो ऐसा है कि कुछ भी हुआ तो नुकसान तो यूक्रेन का ही होना है, क्योंकि प्लेग्राउंड यूक्रेन है। जो भी लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसमें ऑर्डिनरी यूक्रेनियन पीपल एंड यूक्रेनियन गवर्नमेंट, इसका ही नुकसान होने वाला है। तो यूक्रेन तो पहले लड़ाई करने से रहा। अब बचा है तीसरा प्लेयर जो हमारा पुष्का है, रशिया। रशिया इज गोइंग टू एक्ट फर्स्ट, राइट। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रशिया का है। लेकिन अगर हम गेम थियरी समझते हैं तो हम ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि रशिया अगर फर्स्ट मूवर है तो उसके जो एक्शंस है वो यूक्रेन और नाटो का जो नॉलेज है रशिया को, उनके जो एक्शंस, रशिया को लगता है कि इनके जो एक्शंस है उसके परसेप्शंस पे रशिया एक्ट करेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ नाटो जो थर्ड प्लेयर है, कि नाटो क्या करेगा इसमें। नाटो, अब आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले नाटो का जो प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजी है ये क्या रहेगा, इसके चॉइसेस क्या है नाटो के। नाटो हैज टू चॉइसेस। वन, प्रोवोक। सो प्रोवोक रशिया मतलब क्या? यूक्रेन को मेंबरशिप देना या यूक्रेन का मेंबरशिप बाहर न करना, ये डिमांड जो है बैन करने की, ये डिमांड एक्सेप्ट ना करना। तीसरा, मिसाइल डिफेंस पे पीछे ना जाना, राइट। नए नए मेंबर्स बनाते रहना, मिसाइल और के जो सिस्टम्स है, इंटरसेप्टर्स है, रडार्स है, ये डिप्लॉय करना शुरू रखना। तो ये सब प्रोवोकेशन है रशिया के लिए। तो एक तो नाटो, हम नाटो की बात करें, उसके चॉइसेस देख रहे हैं, तो नाटो एक तो प्रोवोक कर सकता है, या नाटो एक्सेप्ट कर सकता है रशिया की डिमांड्स जो वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। मैं आपको बता दूं, तो नाटो, बिकॉज इट इज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, नाटो का जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी रहेगा, नाटो क्या करेगा, तो नाटो आज, कल, परसों, कभी ना कभी ये चीजें जरूर करने वाला है। मिसाइल डिफेंस, एनसर्कलिंग ऑफ रशिया, प्रिवेंटिंग रशिया फ्रॉम गेनिंग टेरिटरी इन द नेबरहुड, और द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स एंड रडार्स। तो नाटो ये करने वाला है। तो रशिया को पता है कि नाटो का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी उसको प्रोवोक करने का है। अब जाते हैं यूक्रेन पे। तो यूक्रेन के चॉइसेस क्या है? यूक्रेन के भी दो प्रीडोमिनेंट चॉइसेस है। अगेन हम इसको कहेंगे प्रोवोक
सो प्रोवोक रशिया या एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ रशिया, राइट? प्रोवोक मतलब क्या? नाटो की मेंबरशिप सीख करना, रशिया के अगेंस्ट बात करना, रशिया के डिमांड्स एक्सेप्ट ना करना, रशिया के जो पाइपलाइन जाते हैं यूक्रेन से, जो मेजॉरिटी ऑफ पाइपलाइंस पास थ्रू यूक्रेन, जो यूरोप में जाते हैं, तो इनके रेट्स का जो डिस्कशन होता है, ट्रांसिट फीस, ये बढ़ाना। तो नाटो रशिया को प्रोवोक करने की स्ट्रेटेजी रख सकता है। दूसरा चॉइस, नाटो रशिया के डिमांड्स एक्सेप्ट करता है कि हम कभी, लिख के दे देगा कि हम कभी नाटो, यूक्रेन बोलेगा हम कभी नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, अ, हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे या किसी तरह का मदद किसी और के देश को नहीं करेंगे। तो ये जो डिमांड्स है, रशिया की जो डिमांड्स है यूक्रेन से, कि यूक्रेन ने रशिया के इंटरेस्ट ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो ये वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात ऐसी है कि ये यूक्रेन का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा, यूक्रेन ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है रशिया की फितरत, उसको पता है कि आज नहीं कल रशिया ये प्रॉब्लम फिर से लाएगा। रशिया शांत बैठने वाले देशों में से नहीं है। तो नाटो का जो डोमिनेंट खुद को प्रोटेक्ट करने का इंटरेस्ट है, राइट, सॉरी, यूक्रेन का, ये इंटरेस्ट रशिया को प्रोवोक करके ही रहेगा। तो हम समझ रहे हैं कि नाटो को जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है नाटो की, वो रशिया को प्रोवोक करने की है, यूक्रेन की वो भी रशिया को प्रोवोक करने की है। और तीसरा, अब देखते हैं हम रशिया की स्ट्रेटेजीज क्या है। रशिया के पास क्या चॉइसेस है? रशिया के पास दो चॉइसेस है, प्रोवोक, किसको? नाटो और यूएस को प्रोवोक करना, या दूसरी स्ट्रेटेजी है पीस, राइट, कि रशिया फोर्सेस कम कर दे, यूक्रेन के बॉर्डर पे जो बिल्डअप है उसको डीमिलिटराइज कर दे, यूक्रेन की टेरिटरीज यूक्रेन को वापस दे दे, इंसर्जेंसीज और सेपरेटिज्म उसको सपोर्ट ना करे, वेस्ट को प्रोवोक ना करे, यूक्रेन को प्रोवोक ना करे, यूक्रेन को अगर नाटो ज्वाइन करना है तो वो करने दे। अब आपको पता है कि पुतिन रैशनल है, वो ये कभी नहीं करेंगे। तो यहां पे रशिया का भी प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, ये दोनों को प्रोवोक करने का है। ये क्यों करेंगे? क्योंकि रशिया को यूएस और नाटो इन दोनों का रिकॉर्ड पता है। यूएस ने सीरिया में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, हर जगह यूएस किस तरह रशिया के इंटरेस्ट को दबाने की कोशिश करता है। नाटो का भी रिकॉर्ड वैसा ही है। तो रशिया विच इज हेडेड बाय पुतिन द पुष्का, हमको पता है कि ही नोज वेरी वेल कि यूएस और नाटो उसके अगेंस्ट है। दूसरा, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यूएस और नाटो कंटिन्यूअसली अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और रशिया के पास जा रहे हैं, उसकी बॉर्डर्स के पास। तो रशिया को यह भी पक्का पता है। और तीसरा, रशिया इज वेरी मच कन्विंस्ड, राइट, आई टोल्ड यू, राइट, पुतिन इज रैशनल, सो रशिया इज कन्विंस्ड। पुष्पा कहता ना कि मैं राज करेगा, तो पुतिन को पक्का पता है कि ही हैज बीन बॉर्न टू रूल, मैं राज करेगा। तो वो सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, राइट। अब तक का पुतिन का अगर रिकॉर्ड देखा तो वो ही डजंट बो डाउन, राइट, ही प्रोवोक्स, अग्रेसिव है। तो अब देखते हैं गेम क्या है। ये मैंने गेम थियोरी का अरेंजमेंट किया है, उनके पे ऑफ्स भी है। सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये रशिया के दो चॉइसेस है, ये नाटो प्लस यूक्रेन के दो चॉइसेस है। ब्लू में जो नंबर्स है यहाँ पे, वो दिखाते हैं कि इनको कितना इंटरेस्ट या कितना वैल्यू वो अपने इंटरेस्ट को लगाते हैं, कि 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 8 पॉइंट्स एंड सो ऑन। जो रेड पॉइंट्स है वो रशिया के हैं। तो हम इसको कैसे समझे? अब देखिए, रशिया हैज चॉइस टू बी होस्टाइल और पीस। अब रशिया अगर होस्टाइल है और नाटो भी होस्टाइल है, सो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, तो दोनों को 4-4 पॉइंट्स मिलते हैं, या वो उतनी वैल्यू वॉर के या कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम को देते हैं। अगर रशिया होस्टाइल है लेकिन नाटो और यूक्रेन पीस प्रमोट करते हैं या पीस को फॉलो करते हैं, यानी ये रशिया के अगेंस्ट एक्ट नहीं करते, तो आप सोचो इन दोनों का बहुत नुकसान हो जाएगा। ओनली 2 पॉइंट्स, राइट। लेकिन रशिया गेन्स अ लॉट, क्योंकि रशिया को टेरिटरी मिल जाएगा। तो रशिया के 8 पॉइंट, 4 से ज्यादा 8। रशिया अगर पीसफुल है और नाटो होस्टाइल है, तो ऑब्वियसली नाटो विल गेन अ लॉट, रशिया विल लूज। दोनों अगर पीस के मूड में है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है, दिस इज द बेस्ट आउटकम, यू कैन सी। दोनों के लिए विच इज द इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्वेशन दोनों के लिए अच्छा है, जो सी अल्टीमेटली इट इज अबाउट वाटर, विन विन। सो दोनों के लिए विन विन क्या है? 7-7। रशिया शुड मेक पीस, यूक्रेन एंड नाटो शुड मेक पीस। They should listen to Russia's demands, and Russia should also be very rational in its demands and not
वायलेट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन, सोवरेनिटी ऑफ यूक्रेन। तो ये 7-7 पॉइंट दोनों को मिलेंगे। लेकिन अब आप देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप ब्लू नंबर्स को कंपेयर कीजिए कि जब नाटो सोचता है कि मुझे क्या करना है, तो नाटो सोचता है कि यहां पे अगर मैं होस्टाइल हूं तो मुझे 4 पॉइंट मिलता है, अगर मैं पीसफुल हूं तो मुझे 2 ही पॉइंट मिलता है। और भले ही ये नाटो और यूक्रेन इस साथ साथ को देखे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सबसे अच्छी चीजें करने के लिए, पीस इज बेस्ट, एवरीबडी सपोर्ट्स पीस। लेकिन यहां प्रॉब्लम आता है ट्रस्ट का। दे डोंट ट्रस्ट पुतिन। तो उनको पता है कि अगर वो ये ब्लॉक को देखे साथ साथ और पीस को फॉलो करे, तो प्रॉब्लम इज दे आर नॉट वेरी श्योर कि रशिया यहां रहेगा, क्योंकि रशिया हैज गॉट अ चॉइस। रशिया क्या करेगा, रशिया जब डिसाइड करेगा कि नाटो और यूक्रेन पीस प्रमोट कर रहे हैं या पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो रशिया के पास दो ऑप्शन है, टू बी होस्टाइल और टू बी पीसफुल। रशिया विल कंपेयर दिस 7 विद दिस 8 एंड रशिया विल सी दैट अगर ये लोग बैकआउट कर रहे हैं तो मेरे लिए होस्टाइल बनने में ज्यादा फायदा है। समझ रहे हैं आप। उसी तरह जब नाटो और यूक्रेन होस्टाइल है, तो अगर रशिया पीसफुल है तो उसको 8 मिलेंगे, लेकिन रशिया को पता है अगर ये होस्टाइल है तो मैं क्यों पीछे जाऊं, क्योंकि मेरा जो पॉइंट्स है 2 से ज्यादा 4 अच्छे हैं। सो इट इज बेटर फॉर मी टू बी होस्टाइल व्हेन दे आर होस्टाइल। सिमिलरली जब रशिया डिसाइड करेगा अपने ऑप्शंस, राइट, कि होस्टाइल और पीस, तो नाटो भी इसी तरह इवेल्युएट करेगा। दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप सोचिए अगर मैं रशिया की चॉइसेस देख रहा हूं तो आप होस्टाइल और पीस को कंपेयर कीजिए, 4 और 2, रशिया क्या प्रेफर करेगा, 4। 8 और 7, रशिया क्या प्रेफर करेगा, 8। तो रशिया की जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है कि डजेंट मैटर व्हाट नाटो और यूक्रेन डज, रशिया गेट्स मोर पॉइंट्स इफ इट इज होस्टाइल, राइट। सिमिलरली आप अगर नाटो और यूक्रेन की स्ट्रेटेजी देखें तो डजेंट मैटर व्हाट रशिया चूजेस, वेदर इट चूजेस पीस और वो होस्टाइल या वॉर चूज करता है, कॉन्फ्लिक्ट चूज करता है, नाटो और यूक्रेन के पॉइंट कब बढ़ते हैं, 2 से भले 4 यहां पे ज्यादा है और 7 से ज्यादा 8 यहां पे ज्यादा है। तो होस्टाइल, इट मेक्स सेंस फॉर नाटो एंड यूक्रेन टू बी होस्टाइल। बट द प्रॉब्लम इज, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस गेम, प्रॉब्लम इज दोनों एक इक्विलिब्रियम में फंसे हैं, 4-4, क्योंकि दोनों की जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजीज है, एक दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग है उनको, वो बिल्कुल एक दूसरे को विश्वास नहीं करते, तो दोनों भी इस फ्रेम में लॉक हो जाएंगे, 4-4। जबकि दोनों के पास ये ऑप्शन है 7-7, विच इज मच बेटर देन 4-4। बट ये क्यों नहीं हो रहा है या क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में विश्वास नहीं है। सो दिस इज अ क्लासिक प्रिजनर्स डायलेमा गेम। आप इसको सर्च करके देखिए इंटरनेट पे, प्रिजनर्स डायलेमा गेम। ये ऐसा सिचुएशन होता है कि जब दो प्लेयर जो बहुत रैशनल है और दोनों को एक दूसरे के मोटिव्स पता है, तो दोनों एक ऐसे इक्वेशन में बंध जाते हैं जो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। दोनों रैशनल है फिर भी दोनों खुद का भी और दूसरे का भी नुकसान करता है। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है प्रिजनर्स डिलेमा को। अब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट की जा सकती है क्या, व्हाट कैन डिफ्यूज द सिचुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल अथॉरिटी। मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे इंडिया में हम देखते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, इनमें वाटर में कावेरी वाटर डिस्प्यूट था। अब आप इन दोनों को साथ में बिठाओगे तो कर्नाटका को पता है तमिलनाडु उसके अगेंस्ट काम करता है जब पानी की बात आती है। तमिलनाडु को बिल्कुल विश्वास नहीं है कर्नाटका के पॉलिटिशियंस पे, उनको पता है कि ये पानी छोड़ने नहीं वाले कावेरी का हमारे स्टेट में। तो इसको, दिस लाइक प्रिजनर्स डिलेमा। दोनों स्टेट के लिए यही अच्छा है कि वो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट और इक्विटेबल करे, तो ये भी खुश रहेगा ये भी खुश रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों पे ही ये प्रॉब्लम छोड़ देते हैं तो हमने देखा क्या होता है, पानी में आग लगेगी। हमने देखा कि देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस, है ना, वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स, राइट। ये सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो ऐसे वक्त एक्सटर्नल अथॉरिटी काम आता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया, वाटर बोर्ड्स, इंटर वाटर डिस्प्यूट्स, ये उन्होंने 262 263, ये पूरा 262 के अंदर सेंट्रल पार्लियामेंट को पावर दे दिया। तो एक एक्सटर्नल अथॉरिटी जो कायदा बनाएगी और इनको फॉलो करना पड़ता है, तो इस तरह ये सॉल्व हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज, जब आप यूक्रेन की बात करते हो
तो एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि दीज आर ऑल सोवेरीन्स, ये किसी का सुनने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो ये सॉवरेन नेशन है। तो ये इस तरह आप प्रिजनर्स डिलेमा को सॉल्व नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ये साथ बैठे और सॉल्व करे, लेकिन इसमें इनको क्या करना पड़ेगा, नाटो को यूक्रेन को बैन करना पड़ेगा, क्लियरली बोलना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि हम यूक्रेन की एंट्री बैन करते हैं नाटो में, इसके बाद कभी भी हम यूक्रेन को नाटो में नहीं लेंगे। प्लस हम मिसाइल डिफेंस, जो भी रशिया की डिमांड्स है कि ये जगह मिसाइल डिफेंस शील्ड्स हमने नहीं लगानी है, तो वो हम निकाल देंगे या उसमें चेंजेस करेंगे। अब आपको पता है ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रशिया ने ऑलरेडी ये डिमांड किया था, रशिया ने कहा था कि रिटर्न चाहिए मुझे। सो व्हाट इज रशिया आस्किंग? कमिटमेंट, एंड नॉट ओनली जस्ट कमिटमेंट, क्रेडिबल कमिटमेंट। रशिया क्या चाहता है? क्रेडिबल वेरीफाइबल कमिटमेंट लिख के दो पेपर पे। क्यों? क्योंकि रशिया को पता है कि उसको नाटो और यूएस पे विश्वास नहीं है। इट्स क्लासिक प्रिजनर्स डिलेमा। तो क्रेडिबल कमिटमेंट मांग रहा है रशिया, जो यूक्रेन, जो नाटो और यूक्रेन कभी नहीं देंगे। दूसरा, यूक्रेन को क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं कभी नाटो में एंट्री नहीं अप्लाई करूंगा, राइट। और रशिया को, रशिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखूंगा, जो यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं, हमने देखा उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में नहीं आता है। तीसरा, रशिया को यह कहना पड़ेगा कि वो हमेशा यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा या रिस्पेक्ट करेगा, जो पुतिन से, हमारे पुष्का से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है क्रेडिबल कमिटमेंट का, ये सॉल्व करने में। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसी जो कंडीशन होती है प्रिजनर्स डिलेमा, राइट, और गेम थियरी, इंटरनेट जियो पॉलिटिक्स में जब ये अप्लाई होता है, तो ऐसे सिचुएशन में, जो ऐसे इक्वेशन में जो ग्रुप्स या देश फंसे हैं, इसमें दो ही चीजें हो सकती है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट या कंप्लीट पीस। आप सोचिए, इंडिया और चाइना, अरुणाचल पे क्या हम अग्री करते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल नहीं। अक्साई चीन पे क्या हम एक दूसरे को अग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। पीओके पे इंडिया पाकिस्तान, क्या हम एक दूसरे को अग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी उस पर झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है प्रिजनर्स डायलेमा, द मोमेंट यू स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज गोइंग टू गेट इनटू अ वेरी सीरियस सिचुएशन ऑफ वॉर, राइट। जिस मोमेंट पे आप कॉन्फ्लिक्ट शुरू करोगे, वो सीधा वॉर बन जाएगा, क्योंकि प्रिजनर्स डिलेमा में एक दूसरे पे विश्वास बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको पता होता है कि वो, आप यू डोंट ट्रस्ट द अदर पार्टी, आपको पता नहीं वो क्या करने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप वही करोगे जो आपके इंटरेस्ट में है। और हमने देखा, वो पूरा गेम थियोरी का जो चार्ट था, हमने देखा कि जो मेरे इंटरेस्ट में है प्योरली, वो हम दोनों का नुकसान करने वाला है। दैट इज द प्रॉब्लम विद प्रिजनर्स डिलेमा। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में इधर पूरी तरह पीस आएगा, या यहाँ पे ऐसा होगा कि एक तो पूरी तरह पीस आएगा, या यहाँ पे दे विल रश इनटू अ शोडाउन, राइट। अब ये शोडाउन मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व हो सकता है फिर? द ओनली फैक्टर इज टाइम। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान, ऑपरेशन पराक्रम के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत सारे फोर्सेस बॉर्डर पे आ गए थे, लेकिन एक साल तक फोर्सेस करीब करीब वैसे रहे। तो टाइम के साथ फिर प्रायोरिटीज चेंज हो गई, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो गई, इंटरनेशनल सिचुएशन चेंज हो गया, तो फिर देर इज अ थॉइंग और बाकी लोग पीछे हट गए। तो इस तरह टाइम के साथ ये सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज वी कैन से दैट दे आर हेडेड टुवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट। अब रशिया एक्ट करेगा या नहीं करेगा, व्हाट कैन बी से इन कंक्लूजन? सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया के पास ऑलरेडी क्रीमिया है। रशिया को पता है यूक्रेन की कैपेबिलिटी कितनी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी। सो रशिया का टारगेट ये यूक्रेन बिल्कुल नहीं है। रशिया का टारगेट क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट, है ना, यूरोपियन पावर्स। तो रशिया इज लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर। रशिया इज मेकिंग अ पॉइंट, राइट। जैसे जंगल में शेर अपनी टेरिटरी मार्क करता है, हमारा पुष्का, पुतिन, ही इज मार्किंग हिज टेरिटरी। जियो पॉलिटिक्स में इसको कहते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ही इज जस्ट पुटिंग हिज फुट डाउन, ही इज कम्युनिकेटिंग क्लियरली हु इज द बॉस, राइट। तो ये हो गया पहला। दूसरा, रशिया को पता है कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अगर फास्ट और फर्स्ट एक्ट करे फटाफट, तो इट कैन इन्फ्लिक्ट डैमेज एंड विन अ क्विक वॉर, जैसे उसने जॉर्जिया में किया था। तो रशिया ने वो प्रैक्टिस करके रखा है, उसको पता है। तीसरा, इकोनॉमी में अगर रशिया रशिया नोज कि अगर वो एक्ट करता है तो सैंक्शंस लगेंगे, लेकिन इतने सालों में पुतिन ने इकोनॉमी को ऐसा बना के रखा है कि सैंक्शंस लगने के बाद भी रशिया का इकोनॉमी टूटेगा नहीं, राइट। ही स्ट्रेंथन दैट इकोनॉमी, कि तकलीफ होगा,
ये टूटेगा नहीं। लेकिन उसको पुतिन इज रैशनल, राइट? मैंने कहा तो उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, सैंक्शंस आर टेम्पररी लेकिन टेरिटोरियल गेन इज परमानेंट। आप सोचिए, चाइना ने अक्साई चीन लिया, हमने कभी माना नहीं, लेकिन अक्साई चीन किसके पास है? चाइना के पास। पीओके हुआ, हमको पता है कि पाकिस्तान पीओके इज इलीगली हेल्ड बाय पाकिस्तान, लेकिन आज किसके पास है? इट्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट? चाइना कितना भी बवाल करे, अरुणाचल आज हमारे हाथ में है। तो एंड इट इज लीगली ऑब्वियसली, बट द पॉइंट इज जब भी ऐसा टेरिटोरियल गेन होता है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सैंक्शन वैंक्शन से सब टेम्पररी है, गेन इज परमानेंट, ही इज रैशनल। आगे पुतिन की पर्सनालिटी, मैंने कहा कि पुष्पा जैसा पुतिन इज लाइक पुष्पा, राइट? मैं झुकेगा नहीं। पुतिन हैज हैड अ लॉन्ग टेन्योर। तो आप सोचिए पुतिन को अभी क्या चाहिए, राइट? कैसे हिस्ट्री पुतिन को रिमेंबर करेगी? ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड एज एन आयरन मैन, राइट? यू थिंक अबाउट इट, ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड एज आयरन मैन। पुतिन को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो कि जिस तरह यूएसएसआर के बारे में बोला जाता है, मिखेल गोर्बाचेव के बारे में, कि ही डिसइंटीग्रेटेड और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर। तो पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि ही विल बी रिमेंबर्ड एज वीक, या जो नाटो या वेस्ट के सामने झुके। सो आप सोचिए कि पुतिन की जो ये पर्सनालिटी है, ये अग्रेसिव पर्सनालिटी का के पीछे यही एटीट्यूड है कि मैं झुकेगा नहीं, राइट? बट द क्वेश्चन इज, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, सो हमारा कैलकुलेशन दिखाता है गेम थियोरी का कि पुतिन रशिया या पुतिन यूक्रेन पे एक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन हु विल हैव द लास्ट लाफ? शी जिनपिंग। क्योंकि ये मानते हैं, इनका एक अलग थियोरी है, ये मानते हैं कंसेप्ट ऑफ तियांगजिया में। जैसे इंडिया में कहा जाता है, हमारे सिविलाइजेशन में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम ये बहुत पॉजिटिवली कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज माई होम, राइट? और अ फैमिली। चाइना का जो कॉन्सेप्ट है इट्स तियांगजिया, ये कहता है कि इट स्पीक्स अबाउट मिडिल किंगडम, कि पूरी दुनिया ये किंगडम है जिसका सेंटर कहाँ है, ये आपको दिख रहा है, राइट? सो इट्स दिस इज द रूट ऑफ चाइनीज अग्रेशन। तो यहां पे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका सबसे बड़ा गेन अगर किसी को होने वाला है तो वो है चाइना, राइट? सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट, आई आस्क यू क्वेश्चंस, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, फील फ्री टू पोस्ट दिस क्वेश्चंस, इनके जवाब मैं दूंगा। ये प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।